नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी जरूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियां भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं अपराजिता स्वागत करती हूँ आप सभी दर्शकों का खबरें खेती की के इस विशेष अंक में। आज के इस अंक में हम जानेंगे किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री की पहल, गर्मी में मुर्गियों और दुधारू पशुओं की देखभाल, गजेंद्र ओल प्रजाति की विशेषताएं, वर्मी कंपोस्ट से अतिरिक्त आय, स्ट्रॉ रीपर यंत्र की उपयोगिता, पटना मंडी के ताज़ा भाव तथा मौसम का हाल। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अभियान चलाया जा रहा है। भीषण गर्मी में मुर्गी पालकों को बाड़ों में उचित वेंटिलेशन और तापमान प्रबंधन की सलाह दी गई। दुधारू पशुओं के लिए गर्मी के मौसम में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना आवश्यक बताया गया। ओल की खेती के लिए गजेंद्र ओल प्रजाति को अधिक उत्पादन वाली किस्म के रूप में सुझाया गया। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन किसानों के लिए अतिरिक्त आय का अच्छा माध्यम बन रहा है। किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं का लाभ सीधे एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार में फार्मर रजिस्ट्री अभियान चलाया जा रहा है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह एग्रीस्टैक की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से किसानों की डिजिटल पहचान तैयार होगी, जिससे सरकारी सहायता, अनुदान और अन्य लाभ सीधे किसानों तक पहुंच सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था बिचौलियों की भूमिका को कम कर सरकार और किसान के बीच सीधा संपर्क स्थापित करेगी। देखिए, एग्रीस्टैक उसी दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है जो बिचौलियों की दीवार को गिराकर सीधे सरकार और किसान के बीच एक सेतु का काम करेगा। मॉनिटरिंग बढ़ेगा, पूरी पारदर्शिता से होगी। ये जो डिजिटल इंडिया बनाने का, एग्रीस्टैक को डिजिटल वातावरण में किसान को बनाने का, तो कोई गड़बड़ी नहीं, कालाबाजारी नहीं कर सकेगा। जो किसान है उस तक डायरेक्ट जाएगा अनुदान और बेनिफिट। ये माहौल प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि है। मुर्गी पालक किसानों के लिए वर्तमान समय विशेष सावधानी बरतने का है। अत्यधिक गर्मी और लू के कारण मुर्गियों में तनाव बढ़ सकता है, जिससे उत्पादन प्रभावित हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार मुर्गी शेड में पर्याप्त जगह, स्वच्छ पेयजल और उचित वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। शेड को पूर्व पश्चिम दिशा में बनाने से सीधी धूप का प्रभाव कम पड़ता है और अंदर का तापमान नियंत्रित रहता है। गर्मी के दिनों में नियमित निगरानी और उचित प्रबंधन से मुर्गियों को लू से बचाया जा सकता है। दूध उत्पादन से जुड़े पशुपालकों को गर्मी के मौसम में अपने पशुओं की जल आवश्यकता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार दुधारू गाय और भैंस को प्रतिदिन लगभग 25 से 30 लीटर या उससे अधिक स्वच्छ पानी की आवश्यकता हो सकती है। अधिक तापमान के कारण पशुओं में पानी की मांग बढ़ जाती है, इसलिए पशुओं को दिन भर पर्याप्त मात्रा में साफ पानी उपलब्ध कराना चाहिए तथा उन्हें छायादार स्थान पर रखना चाहिए। इन दिनों ओल की खेती के लिए खेत तैयार किए जा रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार यदि किसान अधिक उत्पादन और बेहतर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो गजेंद्र ओल प्रजाति का चयन कर सकते हैं। यह प्रजाति राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है तथा इसकी उत्पादन क्षमता सामान्य किस्मों की तुलना में अधिक मानी जाती है। उचित प्रबंधन के साथ इसकी खेती किसानों की आय बढ़ाने में सहायक हो सकती है।
वैशाली जिले के मखदुमपुर गांव के प्रगतिशील किसान सुबोध कुमार खेती और पशुपालन के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट उत्पादन कर अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्मी कंपोस्ट की मांग लगातार बढ़ रही है और इससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है। उन्होंने बताया कि नाबार्ड के सहयोग और मार्गदर्शन से इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिली। स्लरी जो हुआ बायोगैस से निकला हुआ स्लरी, उसमें मैं वर्मी कंपोस्ट बना देता हूँ। वर्मी कंपोस्ट में ये फ़ायदा देखा हूँ कि गोबर की अपेक्षा स्लरी से बनने वाला वर्मी कंपोस्ट में केचुए का परसेंटेज बहुत हो जाता है, बहुत तेज़ी से केचुआ ग्रोथ करता है, जिससे हमारी खाद की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है और जो खेत में ज़्यादा काम करता है। यही वजह है से आज के डेट तक में लगभग 15 साल से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। स्ट्रॉ रीपर आधुनिक कृषि का एक उपयोगी यंत्र है। इससे लगभग 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के साथ जोड़कर चलाया जाता है। यह गेहूं और धान की कटाई के बाद खेत में बचे अवशेषों को एकत्र कर भूसा बनाने का कार्य करता है। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है तथा फसल अवशेषों के बेहतर उपयोग से खेत की उर्वरता बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। आइए अब चलते हैं पटना अनाज मंडी और जानते हैं अनाजों के ताजा भाव, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। लोकल गेहूं 4000 रुपये प्रति क्विंटल, सरबती गेहूं 4500 रुपये प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4300 रुपये प्रति क्विंटल, उसना चावल 7000 रुपये प्रति क्विंटल, सोनम चावल 7500 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 8000 रुपये प्रति क्विंटल और अरबा सुपर बासमती चावल 12000 रुपये प्रति क्विंटल। आज पटना और आसपास के इलाकों में मौसम काफी गर्म रहने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो ये थी आज की प्रमुख खेती-बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर अर्पिता स्नेह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को समर्पित हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और जी हाँ, देखिए आज हम बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं कि पोल्ट्री में जो बर्ड फ्लू होता है वो किस तरह से होता है और बिहार के परिदृश्य में जो मुर्गे पालन की जो पूरी जो संभावनाएं हैं वो किस प्रकार से, और बर्ड फ्लू से हम कैसे अपने पक्षियों को, अपनी मुर्गियों को हम निजात दिला सकते हैं। क्या कोई वैक्सीनेशन की भी प्रक्रिया होती है, क्या संभावनाएं हैं हमारे बिहार राज्य में। तो इसी से मिलते जुलते विषय पर आपके बीच बेहद ही खास और विशिष्ट अतिथि मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर नीरज कुमार सिंह जी की, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में। सर, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। और देखिए, मैं आपसे सबसे पहले यह जानना चाहूंगी कि वर्तमान परिदृश्य में मुर्गी पालन की क्या संभावनाएं हैं, इसकी जो पूरी उपयोगिता है किस विषय पर है, क्योंकि आज हम बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करें कि पोल्ट्री में जो बर्ड फ्लू होता है वो किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना यह जरूरी है कि बिहारी परिदृश्य में जो मुर्गी पालन की जो पूरी संभावनाएं हैं वो किस प्रकार से, इसका जो पूरा स्कोप है। क्योंकि देखिए सर, हमारा यह कार्यक्रम बेहद ही लोकप्रिय है और सुदूर क्षेत्रों में जो भी हमारे युवा देख रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हम उनको आकर्षित कर रहे हैं, तो किस तरह से वो अपने एम्प्लॉयमेंट की ओर बढ़ सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किस तरह से होता है। तो मैं फिर अपने विषय पर आऊंगी कि मुर्गी पालन की क्या संभावनाएं हैं, वो आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। हिंदुस्तान में एक कृषि में पोल्ट्री एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, जो सबसे तेजी से बढ़ता हुआ खेती का एक क्षेत्र है। हमारे यहाँ पोल्ट्री में मुख्यतः अंडा प्रोडक्शंस तथा पोल्ट्री के मीट प्रोडक्शंस के लिए किया जाता है। हिंदुस्तान पूरे विश्व में अंडा प्रोडक्शन में दूसरा
स्थान तथा मीट प्रोडक्शंस में चौथे स्थान पर है। करंटली हिंदुस्तान में प्रति वर्ष लगभग 150 बिलियन अंडे तथा 5 मिलियन मैट्रिक टन पोल्ट्री मीट प्रोडक्शंस प्रति वर्ष होता है। जहां तक एम्प्लॉयमेंट की सवाल है तो पोल्ट्री सेक्टर्स में लगभग 1 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जिसके से उनका परिवार या रोजगार चलता है। जहां तक इकोनॉमी की सवाल है, इकोनॉमी में पोल्ट्री सेक्टर लगभग 13 लाख करोड़ रुपए का प्रति वर्ष जीडीपी में योगदान करता है। अगर हम बिहार के प्रोस्पेक्ट में देखें तो बिहार में पोल्ट्री प्रोडक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार हिंदुस्तान का 10वां सबसे बड़ा पोल्ट्री मीट प्रोड्यूसर तथा 11वां सबसे बड़ा एग प्रोड्यूसर स्टेट है। बिहार में पोल्ट्री का ग्रोथ रेट लगभग 40% प्रति वर्ष की दर से विकास कर रहा है, जो कि हमारे नेशनल एवरेज से भी काफ़ी ऊपर है। जहाँ तक सवाल हुए कि पोल्ट्री में डिजीज की बात, पोल्ट्री आज के डेट में बहुत सारे डिजीज से सफ़र करता है। जहाँ तक और जानवर है जैसे गाय, बकरी, बैल, इनके कंपैरिजन में पोल्ट्री सबसे ज़्यादा वायरल डिजीज के लिए ससेप्टेबल है। इस वायरल डिजीज के कारण पोल्ट्री सेक्टर बहुत सारे ब्लो को फेस कर रहा है। रिसेंटली कुछ साल पहले हम लोग जैसे जानते हैं 2006 में महाराष्ट्र में पोल्ट्री में एवियन इन्फ्लुएंजा का आउटब्रेक, फिर उसके बाद 2010 में रिसेंटली हमारे बिहार में भी एवियन इन्फ्लुएंजा का आउटब्रेक का रिपोर्ट हुआ है, जो कि अभी हमारे इस सेक्टर के लिए बहुत बड़ा ब्लो है। जी, और देखिए नीरज जी, हम आपसे अभी जानना चाहेंगे कि मुर्गी पालन में जो प्रमुख बाधाएं होती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, वो क्या है? जहाँ तक बाधाएं, मुख्य बाधाएं की बात है, पोल्ट्री सेक्टर बहुत सारे बाधाओं को फेस कर रहा है। उनमें से अगर हम बात करें तो मेरे नज़र में 3 बाधाएं सबसे प्रमुख है। सबसे पहला तो उच्च तथा अस्थिर दाने का कीमत। दूसरी बाधा जो है सो मार्केट में पोल्ट्री प्रोडक्ट का अनप्रडिक्टेबल कीमत। और तीसरी जो बाधा है वो बार बार अप्रत्याशित पोल्ट्री में वायरल डिजीज का आउटब्रेक। ये तीनों बाधा सबसे इम्पोर्टेंट है। इन 3 बाधाओं में से भी सबसे जो मुख्य बाधा है वो अप्रत्याशित सडनली वायरल डिजीज का आउटब्रेक है। इस वायरल डिजीज का आउटब्रेक के कारण कई बार तो 100% जो है सो पोल्ट्री का मृत्यु दर रिकॉर्ड की जाती है, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इन बाधाओं को झेलने के लिए सरकार की तरफ से बार बार कई सारे फीड के लिए का दाम रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी है। मार्केट में पोल्ट्री का दाम रेगुलेट करने के लिए भी एक अथॉरिटी है। जबकि वैक्सीनेशन करने के लिए भी सरकारी स्तर पर बहुत सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं, लेकिन फिर भी इन प्रोग्रामों के बावजूद भी ये जो है सो बार बार पोल्ट्री में वायरल डिजीज का आउटब्रेक होते रहते हैं और जो है सो पोल्ट्री सेक्टर सो बार बार डगमगाता रहता है। जी हाँ डॉक्टर नीरज, इसके साथ मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगी कि मुर्गी पालन की जो प्रमुख जो बीमारियां होती है उस पर हम बात करेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए जानना कि किन किन तरह की डिजीजेस का उन्हें सामना करना पड़ता है, उन्हें क्या सब दिक्कत आती है। देखिए वो तो बेजुबान होती हैं, हम और आप तो अपनी जुबान बोल सकते हैं, हम अपनी बातों को भाषा में समझा सकते हैं, लिख कर समझा सकते हैं, इशारों से समझा सकते हैं, पर वो जो बेजुबान हमारे बीच हमारे भरोसे हैं, तो इसी पर मैं जानना चाहूंगी। और कहीं ना कहीं देखिए वो हमारी जो कंट्री को एक ह्यूज फाइनेंशियल वो क्रेडिट भी दे रहा है, वो पूरा एक तबका। तो जो बीमारियां हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? जहाँ तक पोल्ट्री में बीमारी की बात करें तो बीमारी मुख्यतः 2 तरह के होते हैं, इन्फेक्शियस तथा नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस जो होते हैं सो कोई उसके लिए रोग को कॉज करने के लिए विषाणु, जीवाणु या पैरासाइट होते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज को फर्दर हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं: वायरल इन्फेक्शियस डिजीज, बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज एंड पैरासिटिक इन्फेक्शियस डिजीज। इन तीनों में भी जो सबसे खतरनाक है वो वायरल इन्फेक्शियस डिजीज। आज के डेट्स में पोल्ट्री सेक्टर बहुत सारे वायरल इन्फेक्शियस डिजीज को फेस कर रहा है। हिंदुस्तान में जहाँ तक बात करें तो जो मुख्य वायरल डिजीज जो हैं जो पोल्ट्री में रिपोर्ट होते रहते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, कुछ महत्वपूर्ण डिजीज इस तरह से हैं जैसे कि न्यूकैस्टल डिजीज या रानीखेत डिजीज, मैरेक डिजीज, गम्बेरो डिजीज या इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज, फॉल पॉक्स, बर्ड फ्लू इत्यादि।
इन सभी में भी जो सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है वो है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू जो है सो जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक डिजीज का मतलब कि कोई डिजीज जो है सो जानवर से इंसान में तथा इंसान से जानवर में आ जा सकता है। तो बर्ड फ्लू के कारण बहुत ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं पूरे पोल्ट्री सेक्टर को। जब अगर ये आउटब्रेक रिपोर्ट होता है, जब बर्ड फ्लू का आउटब्रेक होता है, उस समय हमें पूरे पोल्ट्री को कलिंग करने के अलावा या पूरे पोल्ट्री को नष्ट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। जी, और इसके साथ ही डॉक्टर नीरज, हम आपसे अभी जानना चाहेंगे कि ये जो पूरी जो बीमारी है बर्ड फ्लू पर जरा प्रकाश डालें हमारे दर्शकों के लिए कि यह किस तरह से होता है मुर्गियों को। हम बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा जनित बीमारी है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस ऑर्थोमिक्जो वायरस फैमिली का एक सदस्य है। इस वायरस में टोटल 8 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम होते हैं। ये वायरस बहुत तेजी से म्यूटेट या अपने आप को बदल लेता है, जिसके कारण जो वैक्सीन डेवलप करना एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए काफ़ी कठिन टास्क है। जहाँ तक एवियन इन्फ्लुएंजा की बात है तो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस को हम 2 कैटेगरी में डालते हैं। पहला हाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, दूसरा लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। हाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत खतरनाक बीमारी है, जबकि लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस उतना खतरनाक बीमारी नहीं करता है। आज तक बहुत तरह के एवियन इन्फ्लुएंजा पूरे विश्व में रिपोर्ट किए गए हैं। उसमें से कुछ इन्फ्लुएंजा वायरस जो है जैसे कि H5N1, H1N1, H5N8 इत्यादि हैं। जहाँ तक एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रसार का सवाल है तो एवियन इन्फ्लुएंजा इन्फेक्टेड बर्ड के कांटेक्ट में आने से, वायरस कंटेनिंग आदमी के इंसान के कांटेक्ट में आने से, कंटामिनेटेड फीड को खाने से, कंटामिनेटेड वाटर को पीने से, इन्फेक्टेड जंगली चिड़िया के कांटेक्ट में आने से इत्यादि से यह डिजीज फैलता है। इसके रोकथाम के लिए जहाँ तक सवाल है तो रोकथाम के लिए बस इसका एक ही तरीका है कि अगर आपके पक्षी में या आपके फ्लॉक में पता चल गया है कि एवियन इन्फ्लुएंजा है तो आप अपने पूरे फ्लॉक को कल्ड करें या पूरे फ्लॉक को नष्ट करें। उसके बाद अपने पूरे शेड को या पूरे फार्म को सही तरह से सैनिटाइज या स्टरलाइज करें। इसकी जांच तक की जहाँ तक बात है तो इसकी जांच के लिए मेनली 2-3 टेस्ट होते हैं, जैसे RT-PCR टेस्ट, हीमोग्लोबिनेशन और हीमोग्लोबिन इनहिबिशन टेस्ट जो होते हैं। इसके जांच के लिए लेबोरेटरी बहुत लिमिटेड लेबोरेटरी पूरे हिंदुस्तान में। सबसे जो मेन सेंटर जहाँ पे इसकी डायग्नोसिस की जाती है उस सेंटर का नाम ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। तो दर्शकों, इस तरह से हमने अपने विशेषज्ञ से जाना और समझा कि मुर्गी पालन की क्या संभावनाएं हैं हमारे अभी वर्तमान के परिदृश्य में, और इसके साथ ही हमने कुक्कुट रोगों पर भी बातचीत की कि किस तरह से यह कुक्कुट रोग होता है। उम्मीद है कि हमारी ये जो सारी जो वार्तालाप हुई है आपके लिए लाभकारी रही होगी। तो इसी के साथ आप सबों से मैं आपकी एंकर अर्पिता स्नेह विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहे अपना लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन केवल DD बिहार पर। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का, आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में।
अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।